गुड इवनिंग सर। हम लोगों ने लास्ट क्लास में मटेरियल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज का मेरा टॉपिक है मैटर। मैटर। यस, मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मैटर क्या होता है? मैटर, यू कैन से एनीथिंग that occupies a space and having mass is called matter. If the pen is matter, it occupies a space and it has mass. सर, ऑक्यूपाई स्पेस का क्या मतलब होता है? मतलब उसे जहाँ कहीं भी अगर हम रखते हैं, wherever you are keeping, either a small or a big, it captures a certain space. It occupies certain area where it is kept. सर्टेन एरिया मतलब कुछ जगह ले लिया। कुछ जगह, certain length, width and height. Certain, where it may be too small, but definitely not zero. ओके। It occupies a space having mass. इज मैटर। Is called matter. Anything what you see all around, it is a matter. तो बुक भी जो सामने रखा हुआ है वो भी जगह ले रहा है, उसका भी वजन है। Of course, book is also a matter. और टेबल जो है आपके Yes, book is a matter, table is a matter, the copy itself is a matter, we are matter, everybody what you see all around is a matter. और मैटर को तोड़ देंगे तो भी मैटर निकलेगा उससे। डेफिनेटली, अगर हम इसमें ये अलग मैटर हो गया और ये भी मैटर है, इसे खोलते हैं तो फिर ये एक और मैटर निकल गया। सो लाइक दिस एवरीथिंग इज मैटर। तो मैटर इज मेड अप ऑफ मैटर। Obvious, matter is made, anything, matter may be a smaller and larger. It is a material. So, a smaller and bigger, it is also matter, it is also matter, it is also matter. Again, in this also 10 types of matter is there. 10 different size, they occupy the different size, different space, they have different mass and different volumes. इनके पास अलग वॉल्यूम होगा, अलग मास, इसका वॉल्यूम अलग है, इसका अलग है और इसका अलग है। सर, ये वॉल्यूम बोले आप, वॉल्यूम क्या चीज होता है? वॉल्यूम, यू कैन से दैट इज द मेजर्ड इन लेंथ, विड्थ एंड हाइट। लेंथ, विड्थ एंड हाइट, यू मे हैव दैट द वॉल्यूम इज द स्पेस, इट इज ए 3 डायमेंशनल फिगर, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, यू कॉल द वॉल्यूम। तो बड़ा बर्तन में वॉल्यूम ज़्यादा, छोटे बर्तन में वॉल्यूम कम। हाँ बिल्कुल। बड़े मग में वॉल्यूम ज़्यादा, छोटे मग में वॉल्यूम कम। बड़े में वॉल्यूम 500 अगर मिलीलीटर है तो छोटे में 100 मिलीलीटर हो सकता है, 50 मिलीलीटर हो सकता है, सब अलग अलग होगा। इसका वॉल्यूम ज़्यादा है और इसका वॉल्यूम कम है। अच्छा, तो अभी तक हम लोग पढ़े सर कि मैटर जो है वो थोड़ा जगह ऑक्यूपाई करता है और उसका वजन होता है। इसका डेफिनेशन भी लिखवा देंगे क्या सर? डेफिनेशन लिख सकते हो। और डेफिनेशन है एनीथिंग, एनी सब्सटेंस दैट हैज वेट एंड ऑक्युपाइज a space is called matter. You can say by yourself anything that has weight mass and occupies a space is called matter. ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, ये सराउंडिंग्स में जो एयर हम महसूस करते हैं, क्या यह भी मैटर है? हाँ, this is a good question. The surrounding air, you are not able to see the air, and you may feel that how it occupies the space. Pen, are you able to see? So you are agree with that. नहीं तो हम बताएं सर, ये हवा तो जगह ले नहीं रही है। हाँ, नहीं, क्योंकि कुर्सी पर हम जाते हैं, हम लोग बैठ जाते हैं, अगर हवा जगह लेती तो फिर हम बैठ नहीं पाते। डेफिनेटली। तो कुर्सी खाली है तो हम लोग जाके वहाँ पे बैठ जाते हैं, तो वो जगह नहीं ले रही है तो वो मैटर नहीं है। नहीं, अब इसका एक बहुत कम है, और हवा के केस में उसके मॉलिक्यूल के बीच में दूरियां बहुत अधिक है। ये मॉलिक्यूल्स हैज गॉट वेरी लार्ज डिस्टेंस, इसलिए जहां तुम बैठते हो वहां से हवा खिसक जाती है, वो मॉलिक्यूल हट जाती है। जब तुम बैठते हो तो हवा बैठने का रास्ता दे देती है। एक्सक्यूज मी सर, आपने मॉलिक्यूल्स टर्म का इस्तेमाल किया, तो इसका डेफिनेशन जरा बताया जाए। मैं अभी डिस्कस पॉइंट पर अभी आ ही रहा हूँ। तो मैटर जो है, आप हवा के बारे में जब आपने बात किया तो हवा को एक बैलून में रख लो, एक 2 बैलून ले लो, दोनों को वेट करो, बराबर होगा। उसमें एक बैलून में तुम एयर भर दो, और भरने के बाद बैलेंस की एक तरफ एयर भरा हुआ बैलून रखो, दूसरी तरफ खाली रखो,
देखो बैलून जिधर एयर है वो नीचे आ जाएगा, इसका मतलब एयर हैज वेट, एयर हैज वेट। एयर हैज वेट। लेकिन तुम्हारा सवाल का जवाब ये था कि चेयर पर अगर हवा जगह लेती तो हम बैठते कैसे, हवा तो जगह कब ऑक्युपाई कर लेती चेयर पर। ये बिल्कुल सही है, वेरी गुड क्वेश्चन एंड न्यू क्वेश्चंस आई हैव इवन हर्ड फर्स्ट टाइम। The answer also I am giving first time. The molecule has got more space due to that reason. जब तुम बैठते हो तो एक मॉलिक्यूल दूसरे को धक्का दे के हट जाता है और तुम्हारे लिए जगह छोड़ देता है। तुम जब बैठ जाते हो फिर एयर मॉलिक्यूल तुम्हारे शरीर पर और तुम्हारे चारों तरफ एयर मॉलिक्यूल आ जाता है। तुम हाथ चलाओगे तो एयर मॉलिक्यूल वहाँ से हटता जाएगा। ये ऐसा ही है जैसे पानी के अंदर तुम बैठ जाओ तो पानी जगह छोड़ देती है, हाथ हटाओगे तो पानी भी दाएं बाएं हट जाएगी। और ऐसा ही है वो, लेकिन वो दिखता है पानी वाला और हवा दिखती नहीं है। अच्छा, तो पानी भी मैटर है। हाँ, और पानी भी जगह लेता है, और पानी हवा की तरह है तो हवा भी जगह ले रहा है। हाँ। बस हम लोगों को दिखता नहीं है। हाँ। अच्छा, मैडम ने भी एक क्वेश्चन पूछा था, मैडम क्या बोली थी, कुछ मैटर से रिलेटेड? मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन। अच्छा, मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो मॉलिक्यूल्स इज सेल्फ इज अ मैटर। मॉलिक्यूल भी स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसका भी मास है, उसका भी मालूम है। मैटर इज मेड आउट ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप मैटर को किसी भी बड़े और छोटे से कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स उसका स्मॉलर पार्ट है फर्दर में, और मॉलिक्यूल्स का और छोटा पार्ट जो होगा उसको हम एटम बोलते हैं। एटम इज द अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स के थ्योरी के अनुसार से एटम छोटा सा पार्ट था, लेकिन एटम मिलके मॉलिक्यूल बना है, वो उससे बड़ा है, और मॉलिक्यूल मिलके मैटर बना लिया, मैटर उससे भी बड़ा है। सर एक क्वेश्चन और कि एटम, तब एटम किस चीज से बना हुआ है? हाँ, अब सवाल उठता है कि आज के डेट में हमें ये भी मालूम है, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन एंड चैडविक, ये तीनों साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इन्वेंशन किया। और वो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से बना है। तो फंडामेंटल पार्टिकल जो हुआ मैटर का, एटम का सबसे छोटा भाग वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो इसका तो मतलब ये हुआ सर कि कोई भी मैटर है, हाँ। तो उसमें सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाँ, अब ये बिल्कुल सही है कि जितना भी मैटर आप देख रहे हैं, जो कुछ भी बना हुआ है, जहाँ तक हमारी आंखें जाती है, चाहे वो हवा हो या कोई भी वस्तु हो, वह सबसे उसका छोटा भाग हम मैटर मानते थे। मैटर से भी छोटा हुआ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से भी छोटा उसका टुकड़ा होगा वो एटम होगा, और एटम का भी छोटा टुकड़ा उसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा। सबका अलग अलग होगा। तो सर अभी तक हम लोग जो पढ़े कि मैटर, और मैटर मिलके बना हुआ है मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल भी मैटर है, हाँ। और मॉलिक्यूल मिलके बना हुआ है एटम से, और एटम भी मैटर है, हाँ, और एटम के अंदर भी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाँ, वो मैटर ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, वो भी स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो मैटर के डेफिनेशन के बेसिस पर मॉलिक्यूल भी मैटर है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी मैटर है। एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, वो चीज़ जिसमें मास है और स्पेस ऑक्युपाई करता है, सभी मैटर है। और चाहे हमको दिखे चाहे नहीं दिखे, हवा नहीं दिखता लेकिन मैटर है। मैटर के डेफिनेशन में दिखना और नहीं दिखना मेरे डेफिनेशन का पार्ट नहीं है। जो मुझे नहीं दिखता है, वो जो हमें नहीं दिखता है, इसका मतलब वो दुनिया में नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ, जो हमें दिखे या ना दिखे। जैसे सर ये भी कह सकते हैं कि जैसे अभी यहाँ मटका नहीं है, लेकिन हम मटके के शेप को एक इमेजिन कर यस, सकते गुड। हैं। हाँ, मटका नहीं है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि मटका भी मैटर है। तो इस संदर्भ जो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, इसके अलावे भी जो कुछ है वो मैटर। ओके सर, ये तो बड़ा मतलब अच्छी तरह से क्लियर हो गया। तो अब मैं चाहूँगी कि स्टेट्स ऑफ मैटर पर थोड़ा और डिस्कस कर ली जाए। सर स्टेट्स ऑफ मैटर अभी मैडम बोल रही थी, वो क्या होता है? देखिए, वो मैटर की अवस्था होती है। अब देखिए, आपने मैटर के बारे में जब पूछा, तो एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग मास, तो वो हवा भी हो सकती है, पानी भी हो सकती है, अब बेंच, कुर्सी, टेबल भी हो सकता है। हाँ, तो मैटर को 3 अवस्था में बांट दिया। एक सॉलिड अवस्था में बांटा, और लिक्विड में बांटा, और गैस में बांटा। 3 अवस्थाओं में बांट दिया। स्टेट ऑफ मैटर क्या था? ये वो अवस्था है जिसमें मैटर एग्जिस्ट करता है। ये वो अवस्था है, वो स्टेट है
जिसमें मैटर एग्जिस्ट करता। तो हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? तो देयर आर 3 स्टेट्स। ये वो स्टेट है जिसमें एग्जिस्ट करता है। आप कैसे फील कर सकते हो? एक ही चीज है तो कहेंगे ये पानी है, तो बोलोगे ये क्या है? ये तो लिक्विड है। उसको गर्म कर दिया तो वेपर बन गया, हवा बन गया, और ठंडा कर दिया फ्रिज में तो सॉलिड बन गया। तो वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर गया। इसकी वजह से सर हम लोग किस अवस्था में आए हैं? हम लोग भी तो मैटर हैं। The question, your question is good, man. The question is that you can come into the matter as a solid state. क्योंकि आप सॉलिड इसलिए हैं आप सभी, क्योंकि आपका साइज फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, आपका शेप फिक्स है, साइज शेप वॉल्यूम सभी चीज फिक्स है। आपको जितनी बार नापेंगे तो उतनी ही आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगी। नहीं सर, पर हम लोगों का तो हर साल ड्रेस नया खरीदना पड़ता है, हम लोगों का तो साइज चेंज होता रहता है। एक मोमेंट की बात कर रहा हूँ। एक साल बाद क्या होगा उसकी नहीं कर, उस मोमेंट में तुरंत आपकी जो साइज है वो है। आपके शरीर के ऊपर मसल्स है, वो कंप्रेसेबल है। ये मैटर, ये सॉलिड है। हम सेमी सॉलिड टाइप लगते हैं क्योंकि हम फ्लेक्सिबल है। हमारा शेप अभी ऐसा है, ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। शेप जैसे जैसे स्किन को घुमाएंगे वैसा लगता है बराबर। सो ये सॉलिड है। सर अभी आपने बोला कि वाटर के बारे में कि या सॉलिड लिक्विड गैस तीनों अवस्था में, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रही है कि कर्ड जैसे दही हम खाते हैं तो उसकी कौन सी अवस्था हुई? ना तो वह पूरी तरह से सॉलिड ही है, ना तो वह लिक्विड है, ना तो वह गैस है। तो इस पर थोड़ा स्ट्रेस किया जाए। इसको कह सकते हैं ये 3 अवस्था है और उसे हम सॉलिड की कैटेगरी में लेंगे। आपको फील करने में वो सेमी सॉलिड लगता होगा क्योंकि कर्ड के मॉलिक्यूल्स के बीच में उतने मजबूत बॉन्ड नहीं है। कोई चीज बहुत कड़ा है, इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैक। कर्ड के मॉलिक्यूल ज्यादा पैक नहीं है, इसलिए कर्ड हिलता है। लेकिन कर्ड की तरह पत्थर अगर लेंगे वो हिलता नहीं है। ऐसे करेंगे तो जैसे करेंगे वैसे ही रहेगा। कर्ड के शेप में पत्थर ले लेंगे तो पत्थर नहीं हिलेगा, लेकिन कर्ड हिलेगा। कर्ड गिरेगा तो फैल जाएगा, पत्थर गिरने के बाद फैलेगा नहीं। दोनों केस में दोनों सॉलिड है, लेकिन एक कम सॉलिड है, एक ज्यादा सॉलिड है। एक कम ज्यादा सॉलिड नहीं होता है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स कम है। इसलिए ऐसा भी तो नहीं है कि कर्ड को जिस बर्तन में रखेंगे उसका शेप ले लेगा, नहीं लेगा। आप बोलेंगे हम वो कर्ड लेते हैं जिससे हिला देंगे तो बात अलग है, आपने उसके बॉडी को तोड़ दिया। लेकिन कर्ड अगर मटके से निकालते हैं तो उसी शेप में रहेगा तत्काल, सेमी सॉलिड। हाँ, तो जो जिस शेप में है, जिसका शेप और साइज फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, तो वो सॉलिड है। जिसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, सॉलिड का एग्जांपल क्या ले सकते हैं? बेंच, कुर्सी, टेबल, हम लोग हैं, ये सभी सॉलिड है। हाउ कैन यू डिफाइन सॉलिड? सॉलिड इज द स्टेट ऑफ मैटर whose shape, size and volume, all 3 are definite, are called solid. ठीक है सर, तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें हम लोग पढ़े कि कोई मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस। और सॉलिड का डेफिनेशन आप अभी बताए कि जो शेप साइज जिसका चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, और उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ज़्यादा स्ट्रांगली पैक होते हैं, पैक्ड होते हैं। अच्छा, तो सारा मैटर मॉलिक्यूल से बना है, तो जिसका मॉलिक्यूल ज़्यादा पैक होगा वो सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। जिसका मॉलिक्यूल नहीं ज़्यादा पैक है वो लिक्विड बन जाएगा, जिसका बिल्कुल पैक नहीं है, फ्री है, वो गैस। ओके सर, तो अभी सॉलिड का जो डेफिनेशन बताए तो वैसे ही लिक्विड का भी कोई डेफिनेशन? लिक्विड का डेफिनेशन होगा, लिक्विड इज ए स्टेट ऑफ मैटर whose shape is not fixed but volume is fixed. शेप इज नॉट फिक्स्ड but volume is fixed. वॉल्यूम फिक्स का मतलब हुआ 200 मिलीलीटर अगर लिक्विड है तो हर जगह 200 मिलीलीटर। लेकिन अगर उसी को एक ग्लास में रखिए
उसको एक थाली में रख दीजिए, तो ग्लास में उसका शेप लंबा लगेगा, और थाली में पानी रख दीजिए तो फैल जाएगा। तो लिक्विड अटेन्स द शेप ऑफ कंटेनर, लिक्विड जिस शेप में डालेंगे वो उसी का रूप ले लेता है। तो इसीलिए ले रहा है क्योंकि इसका मॉलिक्यूल, और उसका मॉलिक्यूल पैक्ड नहीं है। पैक नहीं है वो, इसलिए उसका मॉलिक्यूल पैक नहीं, वो आराम से शेप ऑक्युपाई कर लेता है और फ्री है, सॉलिड के तुलना में फ्री है, इसलिए उसका एज डिफाइंड नहीं है, उसका शेप डिफाइंड नहीं है, वो फिक्स नहीं है। सर गैस के लिए भी इस तरह का कोई डिफिनेशन आप बता दें, गैस को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए मैडम, गैस भी थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, और थर्ड स्टेट ऑफ मैटर में इसका कुछ भी डेफिनेट नहीं है, न शेप डेफिनेट है, न वॉल्यूम डेफिनेट है। अब देखिए क्या होता है। सर वॉल्यूम क्यों नहीं डेफिनेट है? हाँ, ये बात बहुत अच्छा है कि वॉल्यूम, तो आपने बोला था वॉल्यूम जितना लिया उतना ही होगा, लेकिन नहीं, उसके मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स है ही नहीं, वो एक दूसरे को नहीं होल्ड करता है। इसलिए गैस को आप एक बड़े कंटेनर में रखिए, वहाँ फैल जाएगा, रूम में खोल दीजिए, रूम में फैल जाएगा, कहीं भी रखिए, उसका कुछ भी फिक्स नहीं है, उसका कुछ भी फिक्स नहीं है। तो लेकिन लिक्विड का भी मॉलिक्यूल तो सर टाइटली पैक्ड नहीं था, तो उसको भी कहीं भी रखते थे तो उसका भी वो भी फैल के पूरा। हाँ ठीक है, एग्रीड, लिक्विड का भी शेप फिक्स नहीं है और गैस का भी शेप फिक्स नहीं है। शेप, हाँ, शेप। और वॉल्यूम की बात कर रहे थे। हाँ, तो वॉल्यूम, इसमें इसका वॉल्यूम आप माप नहीं पाएंगे, वॉल्यूम गैस स्प्रेड कर गया ऑल अराउंड, लिक्विड तो वहीं रहेगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे को होल्ड किया हुआ है, हियर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ही नहीं है, ये फ्री टू मूव है। अगर गैस खोल दिया तो चला जाएगा, आपके पास नहीं मिलेगा, लेकिन लिक्विड आपके पास है तो रहेगा, वो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है, इसलिए लिक्विड प्लेट में है तो प्लेट में भी रहेगा। एक्सक्यूज मी सर, लेकिन गैस को अगर प्लेट में खोल दीजिएगा तो आप देख भी नहीं पाएंगे, वो मिलेगा नहीं, फ्री टू, ऑल मॉलिक्यूल्स आर फ्री, दे विल मूव ऑल अराउंड, वो चारों तरफ घूम जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, इसी से रिलेटेड मैंने एक टर्म सुना था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जरा इस पर प्रकाश डाला जाए। देखो, आपने अच्छा क्वेश्चन किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सारे फिजिकल स्टेट, सारे स्टेट ऑफ मैटर के पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो सॉलिड हो जाता है, जब थोड़ा कम हो जाता है तो वो लिक्विड हो जाता है, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाता है तो गैस बन जाता है। बस ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही इसको सॉलिड, लिक्विड और गैस बनाता है। एक वर्ड में कह दें तो सॉलिड लिक्विड बनाने के लिए, सॉलिड लिक्विड और गैस अवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है, तो जो आपने पूछा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही जिम्मेदार है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग मैं चाहूंगी इंटरचेंज ऑफ स्टेट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इनके एग्जांपल्स साथ में हम लोगों को दिखाते हुए एक्सप्लेन करें तो वो शायद हम लोगों को समझने में बेहतर होगा। ठीक है सर, अभी तो आज के लिए बहुत हो गया, अब नहीं पढ़ने का मन कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरचेंज ऑफ स्टेट पर चर्चा करेंगे और इस पर बृहद डिस्कशन करेंगे। लेकिन मेरा सवाल है, पिछले दोनों क्लास का लेक्चर देख के इस पर डिस्कस किया जाए आगे फर्दर। थैंक यू। ओके ठीक है बच्चों, सर, तो आप लोग भी इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और अपने बुक को साथ में रखें और कोशिश करें कि एक एक वर्ड्स को अच्छी तरह से स्ट्रेस करें, पढ़ें, और आप क्वेश्चन को खुद भी फ्रेम कर सकते हैं और भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। ओके, मोर इन नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू मैम। थैंक यू।